हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज का क्लास है एटॉमिक वेट। आपको पता है यह जो क्लास है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एटम के बारे में बताया। तो उस एटम का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यहाँ आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, उसको बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो एटॉमिक वेट निकलता है, एटॉमिक वेट बोले तो परमाणु भार, जो परमाणु भार निकलता है वह वास्तव में नहीं निकल पाता। पहली लाइन मैंने क्या बोला कि किसी भी तत्व का परमाणु भार वास्तविक नहीं प्राप्त कर सकते। आप कहेंगे क्यों? इसके पीछे रीजन होता है। परमाणु होता है बहुत ही छोटा। परमाणु क्या होता है? बहुत ही छोटा होता है। अब समझ लीजिए कि इतना छोटा है कि उसका भार कैलकुलेट करना असंभव है। चाहे कोई अत्याधुनिक तुला ही क्यों न हो, चाहे कोई भी आप एपार्टस क्यों न यूज कर ले, लेकिन उसका रियल एटॉमिक मास आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। यह चीज अपने दिमाग में रख लीजिएगा। किसी भी तत्व का वास्तविक परमाणु भार ज्ञात नहीं कर सकते, यह हमेशा याद रखिएगा। कोई कारण पूछता है तो कहिएगा कि परमाणु अति सूक्ष्म होता है, बहुत ही छोटा होता है किसी भी तत्व का परमाणु। तो सीधी सी बात है, इसका कोई भी तुला के द्वारा इसका माप नहीं कर सकते। अब आई बात समझ में कि होगा तो मान लेते हैं हाइड्रोजन को ले लिया। भाई हाइड्रोजन पहला तत्व है, इसी को मैं आधार बनाता हूं। हाइड्रोजन का भी अगर देखा जाए, हाइड्रोजन का भी अगर भार देखा जाए, नियर अबाउट वह होता है 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। यह तो हाइड्रोजन का वेट यह होता है। अब आप ही सोचिए कि जब हाइड्रोजन का वेट इतना कम है, 10⁻⁻24 इसका मतलब यह कितना छोटा होगा। क्या इसको रियल में कैलकुलेट कर पाएंगे? जब हाइड्रोजन यह है तो आगे के एलिमेंट का भी मान लगभग इतना ही होगा। तो अब कहेंगे सर तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका वर्चुअल एटॉमिक वेट, आपेक्षिक परमाणु भार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, आपेक्षिक परमाणु भार की बात करें, पहले तो वास्तविक परमाणु भार कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत छोटा होता है। आपेक्षिक परमाणु भार कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा है कि किसी भी तत्व के परमाणु का आपेक्षिक परमाणु भार दिए गए पदार्थ के एक परमाणु के वास्तविक भार और मानक पदार्थ के एक परमाणु के वास्तविक भार के अनुपात के बराबर होता है। क्या क्या है? दिए गए पदार्थ के एक परमाणु के वास्तविक भार, जो पदार्थ दिया जाएगा उसके एक परमाणु का वास्तविक भार, और जो मानक पदार्थ होगा उसके एक परमाणु का, जो आप माने होंगे पदार्थ, उसके एक परमाणु के वास्तविक भार का अगर आप भाग करते हैं तो उस तत्व का आपेक्षिक परमाणु भार ज्ञात हो जाता है। लेकिन यह भी ध्यान दीजिए, यह जो परिभाषा मैंने बताया यह फेल था। फेल होने के पीछे रीजन था कि जब हाइड्रोजन को आधार बनाया गया और आपेक्षिक परमाणु भार निकाला गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब हाइड्रोजन को आधार मानकर किसी तत्व के परमाणु भार को ज्ञात किया गया तो उसमें परमाणु भार तत्वों का एक पूर्णांक में नहीं आता था, पूर्णांक में
नहीं आता था, इसी वजह से ऑक्सीजन को माना गया फिर। और इसको मानने वाले वैज्ञानिक थे कैनिजारो। फिर सुनिएगा मैंने क्या बोला, इसको मानने वाले वैज्ञानिक थे स्टैनिस्लो कैनिजारो। फिर सुनिएगा मैंने कहा स्टैनिस्लो कैनिजारो। इन्होंने कहा कि अगर हम हाइड्रोजन को मानकर किसी तत्व का परमाणु भार कैलकुलेट करेंगे तो वह पूर्णांक में नहीं आता। तो इन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन को माना जाए, ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको माना जाए तो एक पूर्णांक में होता है। लेकिन फिर ये फेल हो गए क्योंकि कुछ तत्वों के लिए यह अस्थाई नहीं थे। अब कहेंगे तब क्या है, तब लास्ट में किसी तत्व के परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए कार्बन को माना गया। यही मेन है, किसी तत्व के परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए कार्बन को माना गया। कारण होता है कि जो कार्बन के समस्थानिक होते हैं वह अस्थाई होते हैं, इससे जो परमाणु भार आएगा वह अस्थाई होगा। तो इस वजह से इसको हम एक स्केल भी मान लें। इस वजह से इसको हम परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना, जिसको एटॉमिक मास यूनिट स्केल माने परमाणु भार ज्ञात करने के लिए जो कार्बन तत्व के सापेक्ष परिभाषा दिया जाएगा, उस कार्बन तत्व को परमाणु द्रव्यमान मात्रक पैमाना माना गया, जिसको संक्षिप्त में AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। इसकी डेफिनेशन क्या होगी तब? एक AMU वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है क्योंकि एटॉमिक नंबर 6 होता है, जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिएगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट वह द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 के बराबर क्या होता है। तो अब इस पर आप अपेक्षिक परमाणु भार की डेफिनेशन क्या देंगे उसको सुनिए। कहिएगा किसी तत्व का परमाणु भार, किसी तत्व का परमाणु भार कार्बन के सापेक्ष दिए गए तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, यह सब में है, और 1/12 की कार्बन 12 की एक परमाणु के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। क्या क्या है? दिए गए तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान है और जो कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान, उसमें 1/12 का गुणा करेंगे उसके बराबर होता है। तो प्यारे छात्रों, जो वीडियो में मैंने बताया परमाणु भार कैलकुलेट करना, उसमें कार्बन ज्यादा स्थायी माना गया, समस्थानिक इसके ज्यादा स्थायी माने गए। वैसे तो पहले हाइड्रोजन दिया गया लेकिन उससे परमाणु भार पूर्णांक में नहीं आया। ऑक्सीजन फिर माना गया, उसमें आया लेकिन कुछ के लिए नहीं आया। कार्बन को माना गया, कार्बन एक अस्थाई था, अस्थाई समस्थानिक था। अब देखिए, जितने भी आप यह फार्मूला पढ़े हैं, ठीक, यह उन तत्वों पर लागू नहीं होगा, यह उन तत्वों पर लागू नहीं होगा जिनके समस्थानिक होंगे। समस्थानिक समझते हैं जिसके परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग अलग, माने उन तत्वों पर लागू नहीं होगा जिस पर समस्थानिक होंगे, जिसकी समस्थानिक होंगे। इनको ज्ञात करने के लिए हम औसत परमाणु भार का प्रयोग करते हैं। फिर सुनिए, अगर जिस तत्व का समस्थानिक है, जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक,
कार्बन के समस्थानिक, ठीक वैसे तत्वों का परमाणु भार हम इन सब सूत्रों से नहीं ज्ञात कर सकते। ऐसे तत्वों का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हम औसत परमाणु भार का उपयोग करते हैं। तो छात्रों, आने वाला वीडियो औसत परमाणु भार के बारे में बताएंगे और इसी से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे, आंकिक प्रश्न बताएंगे। आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। नहीं आएगा तो औसत परमाणु भार जब पढ़ाएंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपना थोड़ा दूरी बना के लोगों से रहिए, डिस्टेंसिंग में रहिए और वायरस से लड़ते रहिए। आप सबकी मदद करिए जहाँ तक हो सके। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।